अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारे पास सेम बुक है, वही फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट 13th एडिशन, सेम चैप्टर नंबर 7। इसका प्रॉब्लम 3 हम करेंगे आज। इसमें कहा गया है कि एक कंपनी है, ठीक है, उसकी बैलेंस शीट दी हुई है, एक तरफ एसेट्स दिए हुए हैं, एक तरफ लाइबिलिटीज़ दी हुई हैं, और ये हमें 2 ईयर्स दिए हुए हैं, ठीक है, ईयर 1 ईयर 2, और लाइबिलिटीज़ की भी सेम ईयर 1 दिया हुआ है, ईयर 2 दिया हुआ है, और नीचे हमें इनकम स्टेटमेंट दी हुई है। और फाइंड हमने क्या करना है, ए पार्ट में प्रिपेयर अ सोर्स एंड यूजेस ऑफ फंड्स स्टेटमेंट फॉर दिस कंपनी। हमने सेम जैसे प्रॉब्लम 2 की थी, 3 भी वैसे ही है कि सोर्सेज और यूजेस को सेपरेट करना है। इस वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चन 3 का ए पार्ट सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि 2 कॉलम बनाने पड़ते हैं, एक तरफ सोर्स और एक तरफ यूज़, ठीक है। इसका अगर हम सॉल्यूशन देखें, सॉल्यूशन मैंने पहले से सॉल्व किया हुआ है, मैं आपको समझाऊंगी सिर्फ। देखें, एक तरफ सोर्स और एक तरफ यूज़। यहाँ पे अब स्टार्ट कैसे हो रहा है, फर्स्ट हमारे पास एसेट्स हैं, ठीक है, कैश है, और इसकी फ़र्स्ट ईयर में 4 अमाउंट थी और सेकंड ईयर में इसकी अमाउंट 5 थी। मतलब कैश जो है वो एसेट है, ज़ाहिर सी बात है, एसेट पे लिखा हुआ है, ठीक है। एसेट अगर हमारे पास इंक्रीज़ हो रहा है, एसेट जब इंक्रीज़ होता है तो उसको हम लोग कहाँ मेंशन करते हैं, यूज़ में, ठीक है। तो सिंपल हम इंक्रीज़ लिखेंगे, क्योंकि इंक्रीज़ हो रही है इसकी अमाउंट ना, 4 से 5 की तरफ जा रही हैं, तो इंक्रीज़ लिखेंगे, आगे कैश लिखेंगे, और इन दोनों में जितना डिफरेंस है वो लिख देंगे यहाँ पे यूज़ के कॉलम में, ठीक है। यूज़ के कॉलम में जाएंगे, इंक्रीज़ लिखेंगे, कैश लिखेंगे, और जितना डिफरेंस है वो यहाँ लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे सेकंड देखेंगे, सेकंड क्या है, अकाउंट्स रिसीवेबल, ठीक है। अकाउंट्स रिसीवेबल अब इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, 7 से 10 पे जा रहा है, मतलब इंक्रीज़ हो रहा है। एसेट जब इंक्रीज़ होता है उसको यूज़ में लिखते हैं। सिंपल यहाँ यूज़ के कॉलम में आएंगे और ये इंक्रीज़ लिखेंगे, अकाउंट्स रिसीवेबल, और जो डिफरेंस है 3 वो लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे है इन्वेंट्री, ठीक है। इन्वेंट्री है 12 है और 15 है, इन्वेंट्री इंक्रीज़ हो रही है। एसेट जब इंक्रीज़ होता है उसको लिखते हैं यूज़ में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ के कॉलम में आ जाएंगे, इंक्रीज़ के साथ इन्वेंट्री और जितना डिफरेंस है वो लिख देंगे। उसके बाद टोटल करंट एसेट्स और टोटल करंट लाइबिलिटीज़, ये 2 चीज़ें नहीं लिखते, ठीक है। नेट फिक्स्ड एसेट्स, ये जो नेट फिक्स्ड एसेट्स है इसका ये एक फार्मूले में यूज़ होता है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। उसके बाद टोटल भी नहीं लिखते, लाइबिलिटीज़ की तरफ आ जाते हैं। लाइबिलिटीज़ में है अकाउंट्स पेएबल, फर्स्ट ईयर में 8 था, सेकंड ईयर में 10 था, ठीक है। लाइबिलिटीज़ क्या हो रही हैं, इंक्रीज़ हो रही हैं। लाइबिलिटीज़ जब इंक्रीज़ होती हैं वो सोर्स में लिखते हैं। सिंपल सोर्स के कॉलम में जाएंगे, और ये देखो इंक्रीज़ के साथ हमने लिख देना अकाउंट्स पेएबल 2 कैसे आया, इनका डिफरेंस लेना है, ठीक है। 10 माइनस 8 तो 2, इनका डिफरेंस लेके लिखते जाना है। अब आगे है नोट्स पेएबल सेम है, स्किप। फिर है एक्रूड वेजेस, ठीक है। एक्रूड वेजेस में कितना है, 2 है और 3 है, मतलब एक्रूड वेजेस इंक्रीज़ हो रही हैं। लाइबिलिटीज़ जब इंक्रीज़ होती हैं तो वो हमारे पास कहाँ जाती हैं, सोर्स में, ठीक है। तो सिंपल सोर्स के कॉलम में जाएंगे, इंक्रीज़ और एक्रूड वेजेस में लिख के जो डिफरेंस है वो यहाँ ये लिख देंगे 1, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, एक्रूड टैक्सेस 3 और 2 मतलब डिक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है। लाइबिलिटीज़ जब डिक्रीज़ होती हैं तो वो यूज़ में आती हैं, ठीक है। सिंपल हमने यूज़ के कॉलम में जाना है और डिक्रीज़ के साथ एक्रूड टैक्सेस और जो इनका डिफरेंस है वो लिख देना है यहाँ पे। उसके बाद क्या है जी, आगे टोटल करंट लाइबिलिटीज़ और टोटल करंट एसेट्स नहीं लिखते, ये तो उन्होंने वैसे ही टोटल किया हुआ होता है। लॉन्ग टर्म डेब्ट जो सेम अमाउंट है, मतलब कोई डिफरेंस नहीं आया, इसको नहीं मेंशन करेंगे, ठीक है। कॉमन स्टॉक कितना है, 10 सेम, कोई ना इंक्रीज़ हो रहा है ना डिक्रीज़ हो रहा है, इसको भी स्किप करेंगे। रिटेन्ड अर्निंग, अच्छा रिटेन्ड अर्निंग भी फार्मूले में यूज़ होती है, ठीक है। अब कौन कौन सी चीज़ें रहेगी, रिटेन्ड अर्निंग एक हमारी रहेगी थी और एक नेट फिक्स्ड एसेट्स, ये 2 चीज़ें रहेगी थी, ठीक है। अच्छा अब इसके सॉल्यूशन देखें, इसके सॉल्यूशन में इसका ऐसे स्टार्ट से बनेगा। सबसे पहले आएगा फंड्स प्रोवाइडेड बाय ऑपरेशंस,
और नेट प्रॉफिट और डेप्रिसिएशन आ जाएगा। नेट प्रॉफिट जो है ये हमें नीचे इनकम स्टेटमेंट में दिया हुआ है, ठीक है। नेट प्रॉफिट हम यहाँ से लेंगे, ये दिया हुआ है। नेट इनकम और नेट प्रॉफिट एक ही चीज़ है, $15, ठीक है। यहाँ ये नेट प्रॉफिट ये वाला मेंशन कर देंगे, और जो डेप्रिसिएशन है वो भी यहाँ इनकम स्टेटमेंट में दी हुई होती है। डेप्रिसिएशन ये रही 3, तो ये डेप्रिसिएशन यहाँ आ जाएगा। बाकी ये हमने ऊपर बैलेंस शीट से लिखी, सोर्स को टोटल कर देना है, सोर्स वाली साइड को, ठीक है। उसके बाद डिविडेंड आ जाता है। डिविडेंड हमारे पास कैसे आता है? डिविडेंड के लिए हम लोग एक फार्मूला यूज़ करते हैं। डिविडेंड के लिए हमारे पास ये फार्मूला लगता है, डिविडेंड इज़ इक्वल्स टू नेट इनकम सेकेंड ईयर की, उसमें प्लस करेंगे रिटेन्ड अर्निंग फर्स्ट ईयर की, और माइनस करेंगे रिटेन्ड अर्निंग सेकेंड ईयर की, ठीक है। ये फार्मूला लगेगा डिविडेंड के लिए। अब देखो नेट इनकम सेकेंड ईयर की क्या है, कितनी है? नेट इनकम सेकेंड ईयर की कितनी है हमारे पास? ये रही। नेट इनकम सेकेंड ईयर की है $15, तो नेट इनकम सेकेंड ईयर की जगह $15 आ जाएंगे, प्लस रिटेन्ड अर्निंग फर्स्ट ईयर की। रिटेन्ड अर्निंग कितनी है फर्स्ट ईयर की? यहाँ पे ये रहा, फर्स्ट ईयर की 15 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 और माइनस रिटेन्ड अर्निंग सेकेंड ईयर की। रिटेन्ड अर्निंग सेकेंड ईयर की कितनी है? 20, तो ये 20 यहाँ पे आ जाएगा। इन तीनों को जब हम लोग सॉल्व करेंगे, ये जो $10 है ये अमाउंट आएगी डिविडेंड की, ठीक है। डिविडेंड फाइंड आउट करने के लिए ये फार्मूला यूज़ होगा। ये फार्मूले में जैसे ही वैल्यू डालेंगे सारी, तो जो अमाउंट आएगी वो डिविडेंड की होगी। ये इस तरह ये डिविडेंड की हमारे पास $10 अमाउंट आ गई है। उसके बाद सेकंड पे आ जाता है एडिशंस टू फिक्स्ड एसेट्स। अब ये एडिशन टू फिक्स्ड एसेट कैसे आया है, इसका भी फार्मूला है, ठीक है। बाकी चीज़ें तो हमारे पास बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट से आ जाती हैं, लेकिन डिविडेंड और एडिशन टू फिक्स्ड एसेट, ये जो दो चीज़ें हैं ये हमारे पास फार्मूले से आती हैं। डिविडेंड का फार्मूला क्लियर हो गया होगा। अब मैं एडिशन टू फिक्स्ड एसेट्स का फार्मूला बताती हूँ। एडिशन टू फिक्स्ड एसेट का फार्मूला होता है ये इंक्रीज इन नेट फिक्स्ड एसेट्स और प्लस डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग पीरियड, ठीक है। ये हमारे पास होता है नेट फिक्स्ड एसेट्स का फार्मूला। यहाँ पे भी अब वैल्यू डालेंगे इंक्रीज़ इन नेट फिक्स्ड एसेट्स। इंक्रीज़ इन नेट फिक्स्ड एसेट की वैल्यू डालेंगे, जो यहाँ पे ये दिया हुआ है ना नेट फिक्स्ड एसेट्स, इनमें कितना इंक्रीज़ आया ये डालनी है। इनमें तो कोई इंक्रीज़ ही नहीं आया, 40 है, मतलब सेम है, कोई इंक्रीज़ नहीं आया, इसको स्किप कर देंगे। उसके बाद सेकंड पे क्या है, डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग पीरियड। डेप्रिसिएशन कितनी हुई है वो वैल्यू डालनी है, ठीक है। डेप्रिसिएशन यहाँ हमें गिवन है, कितनी डेप्रिसिएशन हुई है हमारे पास? 3 डेप्रिसिएशन हुई है। मतलब कि ये जो था इंक्रीज़ इन नेट फिक्स्ड एसेट्स ये तो है ही नहीं, और डेप्रिसिएशन कितनी हुई है? 3 हुई है। यहाँ पे सिर्फ 3 आ जाएगा, क्योंकि जो नेट फिक्स्ड एसेट है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, और उसमें डेप्रिसिएशन को ऐड करना है, तो डेप्रिसिएशन 3 थी, तो ये एडिशन टू फिक्स्ड एसेट की वैल्यू सिर्फ 3 आ जाएगी। और ये बाकी सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ये बैलेंस शीट से आई हैं बाकी सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद सोर्स का हम लोग टोटल ले लेंगे और यूजेस का टोटल ले लेंगे, ये दोनों इक्वल आने चाहिए। बस यहाँ हमारा प्रॉब्लम 3 का ए पार्ट सॉल्व हो चुका है।